नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम झारखंड के इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण। ये सब आज के मेरा मुख्य टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। प्रदूषण में देखेंगे तो इसमें ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण, भिन्न तरह के प्रदूषण के बारे में देखेंगे। और जलवायु परिवर्तन में इसमें भी देखेंगे भिन्न तरह के जो किस किस तरह के हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तन होते हैं, वो सब के बारे में हम जानेंगे। और पर्यावरण संरक्षण, हम उसको कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या सरकार द्वारा नीति योजना चलाई जा रही है, वो सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे, इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे आप लोग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने इस तरह से लिखा है कि हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई पर्यावरण है। पर्यावरण के जैविक संघटक में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे सम्मिलित होते हैं। अजैविक घटकों में जीवन रहित तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे चट्टानें, पर्वत, जल, हवा, ताप आदि ये सब आते हैं। तो ये सब है, मतलब पर्यावरण में हमारे ये सब कारक है, भिन्न तरह के घटक हैं। ये सब के जो परिवर्तन होते हैं, जो इसमें जो चेंजिंग होते हैं, वो सब पर्यावरण की वजह से चेंजिंग होते हैं। आगे देखते हैं, पर्यावरण के दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो कौन कौन सी वर्ग में हम लोग बांटते हैं? तो एक होता है प्राकृतिक और एक होता है अप्राकृतिक, या उसको बोलते हैं मानवकृत भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ वायु, मिट्टी, जल, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु आदि प्राकृतिक पर्यावरण के अंग हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण कौन कौन हो गया? तो आपका हो गया मिट्टी, वायु, जल, पेड़ पौधे, ये सब हो जाते हैं। ठीक है, इनमें वायु, मिट्टी, जल, अजैव तथा पेड़ पौधे और जीव जंतु जैव हैं। ठीक है, मतलब कहने का जैव और अजैव आप लोग समझ सकते होंगे। जैव मतलब जो जीव से संबंधित है और जिनका मतलब फिर से अपघटन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वायु और मिट्टी जो है ये सब अजैव है, इसको फिर से निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब कि जैसे हम मान लेते हैं कि ये अजैव, जैव अवजैव, ठीक है, जो जीव से उत्पन्न होते हैं वो जैव हैं और जो पहले से हैं वो अजैव हैं। ठीक है, तो ये सभी अंग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानव द्वारा किए गए कार्यों से जब प्राकृतिक वातावरण में बदलाव आ जाता है, तब उसे प्राकृतिक या मानवकृत पर्यावरण कहते हैं। जैसे में देखते हैं उद्योग का विकास, परिवहन मार्ग का विकास, नवीकरणीय आदि मानवकृत पर्यावरण के अंग हैं। जैसे जैसे मानव ने अपने आवश्यकता को पूर्ति हेतु प्रकृति के दोहन पर प्रारंभ किया, प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे परिवर्तन इतना अधिक होने लगा कि पर्यावरण असंतुलन की समस्या उत्पन्न होने लगी। प्रकृति के साथ मानव की अंतर्क्रिया इतनी व्यापक हो चुकी है कि इनमें सभी जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं। जैसे पर्यावरणीय समस्याओं का उत्पन्न हो रही है। पर्यावरणीय समस्याओं से प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन, ये सभी सबसे प्रमुख समस्या हैं। तो ये सब जैसे जैसे मानव का अपना आवश्यकता अनुसार इन लोग ने अपना प्रकृति का दोहन करने लगा, तो उस टाइप से यहाँ से पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होने लगी। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गया, ठीक है ना, और भी परिवर्तन है, तो ये सब होने लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने एवं आर्थिक विकास की गति तीव्र होने से मानव प्रकृति के साथ व्यापक छेड़छाड़ की है, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन नष्ट हुआ है। प्राकृतिक व्यवस्था के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया है। अधिकांश पर्यावरणीय समस्याएं
समस्या है पर्यावरणीय पतन और मानव द्वारा संसाधनों के उपभोग में वृद्धि से जुड़ी है। पर्यावरणीय पतन का तात्पर्य पर्यावरण में होने वाले वैसे परिवर्तन हैं जो अवांछनीय तत्वों के प्रवेश में होता है और जिनके कारण किसी क्षेत्र विशेष में या पूरी पृथ्वी पर जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः इसके अंतर्गत प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का क्षरण और अन्य प्राकृतिक आपदाएं शामिल है। ठीक है, तो ये सब है। तो अब एक एक करके अब जानते हैं प्रदूषण के बारे में, जो क्या होता है प्रदूषण, उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, प्रदूषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रदूषण से। चलिए प्रदूषण। प्रदूषण अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण पर्यावरण के किसी अवांछनीय पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस अथवा ऊर्जा, उष्मा, ध्वनि, रेडियोधर्मिता के परिवेश को कहते हैं। इस प्रकार के अवांछित तत्वों को प्रदूषक कहा जाता है। प्रकृति के स्वच्छ जल को हम बड़ा मात्रा में बर्बाद या प्रदूषित करते हैं। हम प्लास्टिक जैसी वस्तुएं अधिक बना रहे हैं, जिससे एक बार उपयोग करके फेंक दिया जाता है। हम विशाल मात्रा में खाना बर्बाद करते हैं, जिसे कचरे के ढेर पर फेंक देते हैं। विनिर्माण के प्रक्रिया में ठोस अपशिष्ट पदार्थ पैदा होता है। ऐसे रसायन जो द्रव अपशिष्ट के रूप में बहकर जल में प्रदूषित करते हैं और हवा को प्रदूषित करने वाले गैस को भी बढ़ाते हैं। अपशिष्ट इस बढ़ती मात्रा को प्रबंधन प्रकृति द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अपशिष्ट पर्यावरण में जमा होने लगते हैं। इससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और पर्यावरण पर दूसरे प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। वायु प्रदूषण में श्वसन और जल प्रदूषण में पेट संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। अनेक प्रदूषण कैंसर जैसे खतरनाक रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो ये सब प्रदूषण के कारण है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर हम प्लास्टिक का यूज करते हैं तो उसको हम खुले मैदान में फेंक देते हैं, तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। पहला नंबर तो कचरा तो फैलवे करता है, जा करके मिट्टी या पानी में मिल जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वायु में भी प्रदूषण होता है, मिट्टी तो प्रदूषण हो ही रहा है, प्लस में जल में भी प्रदूषण हो रहा है, उसका कुछ अपशिष्ट वगैरह निकल रहा है। तो इस तरह से बहुत तरह के प्रदूषण के कारण है। और इससे क्या होता है कि हमारे जो श्वसन है उस श्वसन में प्रभाव होता है, जल में प्रदूषण होते हैं, रोग इस तरह से उत्पन्न होते हैं। तो ये सब कारण है। ठीक है, तो इस तरह से प्रदूषण फैलता है। ठीक है, प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जिनके वर्गीकरण प्रदूषक के प्रकार के स्रोत और परितंत्र हैं, जिसे हिस्से में उसका प्रवेश होता है के आधार पर किया जाता है। उपयुक्त आधार पर प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से प्रदूषण होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे में यहाँ पे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ताप प्रदूषण है। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 तरह के प्रदूषण है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रदूषण के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वायु प्रदूषण के बारे में, कि वायु प्रदूषण क्या होता है और इससे किस तरह के नुकसान होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वायु प्रदूषण। ठीक, देखिए वायु भिन्न भिन्न गैस का मिश्रण है। वायुमंडल में गैसों का मिश्रण निश्चित अनुपात में है। वायुमंडलीय गैसों की मात्रा में असंतुलन वातावरण में वांछनीय भौतिक, रासायनिक व जैविक तत्वों के मिश्रण को वायु प्रदूषण कहते हैं। वर्तमान में मानवीय विकासात्मक क्रियाएं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। जैसे वाहन से निकलने वाली धुआं, जिसमें सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रो डाइऑक्साइड जैसे विषैली गैस पाई जाती है। अत्यधिक वन कटाई, जिससे वायुमंडल में नमी की मात्रा कम हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि तथा ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आई है। तो ये सब कारण है। ठीक है, और देखिएगा
तो खनन कार्य में विस्फोटक के रूप में रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिससे वायुमंडल में धुआं और धूल की मात्रा में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये भी वायु प्रदूषण का ही कारण है। अगला है कि कृषि कार्य में कीटनाशक का प्रयोग होने से रासायनिक पदार्थ एवं कीटनाशक अनाज के साथ मिलकर शरीर में प्रवेश करता है तथा वायु में मिश्रित होकर वायु को प्रदूषित करता है। तो ये सब देखिए वायु प्रदूषण के ये सब कारण हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कौन कौन से, जिसमें वाहन से निकलने वाला जो धुआं हो गया वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब शीशा वगैरह वायुमंडल में ये फैलाता है। अत्यधिक वन कटाई से जो नमी की मात्रा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि हो जाती है। ठीक है, खनन में जो भी विस्फोटक पदार्थ होते हैं उससे रासायनिक पदार्थ ये वायु में मिल जाते हैं। अब अगर हम लोग कृषि कार्य के लिए यूज जो कीटनाशक करते हैं वो भी वायु में मिल जाते हैं। तो ये सब वायु प्रदूषण के सब कारण है। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि हम लोग जो भी हम लोग का जो घास पुआल वगैरह है सब जला देते हैं, वो सब भी वायु प्रदूषण का सब कारण है। ठीक है, ये सब है। चलिए आगे देखते हैं जल प्रदूषण। देखिए जल प्रदूषण में जल में घुलनशील अथवा अघुलनशील पदार्थ जो जल के प्राकृतिक गुणों रंग, गंध, स्वाद आदि में परिवर्तन ला देते हैं तथा जीवों में स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, जल प्रदूषक कहलाते हैं। जल प्रदूषक के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो मतलब जो जल में उसमें रंग में, स्वाद में, ठीक है ना, उस सब परिवर्तन जो ला देते हैं, जो भी कारक हैं, तो वो सब क्या कहलाता है, जल प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके कौन कौन से कारण हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे में देखते हैं कि दैनिक जीवन में उपयोग के बाद पानी प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, उपयोग के बाद यह प्रदूषित जल मल मूत्र त्याग, गंदगी, नाली का पानी हो गया, तालाब तथा शुद्ध जल में मिले, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, तो जैसे में जो शुद्ध जल है इस समय मतलब मल मूत्र ये सब त्याग हो गया, चाहे गंदी नाली के पानी वगैरह सब या तालाब वगैरह में सब जो शुद्ध जल में सब मिल जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये सब जल प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे है और बता रहा है कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले पानी और कचरे में अनेक प्रकार के रसायन, अम्ल तथा क्षार मिले होते हैं। यह जल के भिन्न भिन्न स्रोत से मिलकर के जल को प्रदूषित करते हैं। तो जो भी मतलब जो उद्योग धंधा है उससे जो भी रासायनिक जो कचरा वगैरह निकलता है, अगर उसमें जल वगैरह में मिल जाता है तो सब क्या करता है, जल को प्रदूषित करता है। आप देखते भी होंगे कोई अगर कारखाना वगैरह है जो कि रासायनिक कारखाना है, अब उस जगह पे जहाँ से निकलता है वहाँ पे गंदा पानी दिखता होगा और उसमें कोई भी जो भी जीव वगैरह होते हैं जैसे मछली वगैरह हो गए सब में उसमें नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि इतना विषैला पानी होता है तो कहाँ से रहेगा। ठीक है, आगे है तीसरा नंबर कि डिटर्जेंट का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। डिटर्जेंट के उपयोग के बाद निकला हुआ जल नदी, जलाशय आदि में पहुंचकर जल को प्रदूषित कर देता है। कीटनाशक तथा कृषि रसायन का खेती में प्रयोग होने के बाद विषैले रसायन एवं कीटनाशक वर्षा जल में घुलनशील नदियाँ, तालाब आदि में पहुंच जाते हैं, जल को प्रदूषित कर देते हैं। तो ये सब हो जाता है कीटनाशक वाला जो हो गया। जैसे में हम लोग अभी बारिश हो रही है और उसमें मतलब एक दिन पहले मान लीजिए कि कीटनाशक हम छिड़क दिए और वो कीटनाशक क्या हुआ कि जा करके तालाब वगैरह में मिल गया, तो वो भी ये सब प्रदूषण का कारण हो जाएगा। ठीक है, जल प्रदूषण। ठीक है, आगे हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, देखिए ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, चलिए ध्वनि प्रदूषण के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए ध्वनि प्रदूषण का तात्पर्य ऐसे है कि अवांछनीय ध्वनि से जो जीव को शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य और कार्य क्षमताओं को प्रभावित करती है। मनुष्य से 20 से 2000, ठीक है, मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज तक अथवा इतने कंपन प्रति सेकेंड तक की ध्वनि सुन सकता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने दिन में 15 डेसिमल तथा रात में 35 डेसिमल तक की ध्वनि मानवीय स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बताया है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं? तो देखिए, प्राकृतिक शोर, जो प्राकृतिक प्रकोप जैसे आंधी, तेज वर्षा, तूफान, बिजली, कड़कड़ाहट, भूकंप आदि ये सब हो सकते हैं। और ये सब प्राकृतिक शोर ये सब हो सकते हैं। अब मानव शोर से निर्मित आप जान ही रहे हैं कि बड़का बड़का डीजे लगा दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा मनोरंजन के साधन, परिवहन के साधन आदि सब जगह। अब मान लीजिए कि गाड़ी ऊपर चला रहे हैं, बिना मतलब के एकदम हॉर्न पे हॉर्न दबाए हैं, ठीक है, अक्सर आप लोग जब ट्रैवल करते होंगे तो इस टाइप से देखते होंगे, ठीक है, तो वो सब ध्वनि प्रदूषण के सब कारण है, बिना मतलब का, ठीक है, एक दूसरे को परेशान करना, ये सब हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं मृदा प्रदूषण। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि ध्वनि प्रदूषण का तात्पर्य ऐसे अवांछनीय है जो जीवों के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। तो वही चीज़ वह यहाँ वाला दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं मृदा प्रदूषण के बारे में। चलिए मृदा प्रदूषण देख लेते हैं। तो देखिए, जब भूमि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण में अवांछनीय परिवर्तन होता है, तो जिससे भूमि के प्राकृतिक गुणवत्ता का उपयोगिता नष्ट हो जाती है तथा जिसका विपरीत प्रभाव मनुष्य तथा जीवों पर पड़ने लगता है, भूमि प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, मानव के बढ़ती आबादी, जंगलों की कटाई, तीव्र औद्योगिकीकरण, निम्नीकरण के कारण भूमि प्रदूषण हुई है। भूमि प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। ठीक है, तो रसायन एवं कीटनाशक का प्रयोग होता है। ठीक है, ये सब है। प्लास्टिक बैग का प्रयोग होता है, वनों की कटाई होती है, जल प्रदूषण हो जाता है और विस्फोटक का प्रयोग। तो ये सब मृदा प्रदूषण के सब कारण हैं। ठीक है, आगे है ताप प्रदूषण। अब देखिए, नया चीज़ आ गया, आप लोग ताप प्रदूषण के बारे में जानते होंगे कि नहीं। देखिए, ताप प्रदूषण के बारे में जानते हैं। देखिए, ताप प्रदूषण रासायनिक उद्योग एवं अन्य उद्योग जिसमें जीवाश्म ईंधन व नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तथा उत्पादन इकाइयों में संयंत्र को ठंडा करने हेतु बहुत अधिक जल का उपयोग होता है। उपयोग के बाद छोड़े गए जल का तापक्रम बहुत अधिक होता है। गर्म पानी के इस प्रकार विसर्जन से जलीय पेड़ पौधे, जलीय जंतु और पर खराब असर पड़ता है। पर्यावरणीय प्रदूषण का व्यापक प्रभाव जैव विविधता पर पड़ा है। जैव विविधता का अभिप्राय किसी स्थान विशेष में रहने वाले भिन्न भिन्न प्रजातियों की कुल संख्या और प्रत्येक प्रजाति में पाई जाने वाली आनुवंशिक भिन्नता से है। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रजातियों के असंख्य जीव निवास करते हैं। ये भिन्न प्रकार के जीव एक दूसरे से अनेक रूप में भिन्न होते हैं। एक दूसरे से दूसरे पर निर्भर हैं। एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भरता का जैव विविधता का कारण पर्यावरण में संतुलन स्थापित होता है। जितनी अधिक जैव विविधता होगी उतनी ही पर्यावरण में अधिक संतुलन होगा। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूजलिन जॉले ने 1980 में तथा बाद में WG रोमन ने 1985 में किया था। प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इससे विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जैव विविधता संरक्षण दिवस के रूप में भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, जैव विविधता से भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन तथा चारा जैसी आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु होती है
तथा खाद्यान्न उत्पन्न बढ़ने के सहायता मिलती है। जैव विविधता से संपन्न वन कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख अवशोषक होते हैं। जैव विविधता मृदा निर्माण के साथ साथ उसके संरक्षण में भी सहायक हैं। जैव विविधता मृदा संरक्षण को सुधारती है, जल धारण क्षमता एवं पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है। यह जल संरक्षण में भी सहायक होती है क्योंकि यह जल चक्र को गतिमान रखती है। वानस्पतिक जैव विविधता भूमि में जल रिसाव को बढ़ावा देती है, जिससे भूमिगत जल स्तर बढ़ता है। जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिरता प्रदान कर पारिस्थितिकी संतुलन को बरकरार रखती है। पौधे तथा जंतु एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जल द्वारा जुड़े होते हैं। एक प्रजाति की विलुप्ति दूसरे के जीव को प्रभावित करती है। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर हो जाता है। पौधे शाकभक्षी जानवरों के भोजन स्रोत होते हैं, जबकि जानवरों का मांस मनुष्य के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जैव विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निरस्त्रण में सहायक होती है। प्रदूषक का विघटन तथा उनका अवशोषण कुछ पौधों को विशेषता होती है। सदाबहार कैथ्रोस रोसियस नामक पौधे को नाइट्रोटोल्यूमियो जैसे घातक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता होती है। सूक्ष्म जीवों की भिन्न प्रजातियां जहरीला बेकार पदार्थ की साफ सफाई में सहायक होती हैं। सूक्ष्म जीवों को एस्टोडोनियस प्यूडेरा और तथा ऑर्थोबैटर बिस्कोप्स में औद्योगिक अपशिष्ट से भिन्न प्रकार के भारी धातुओं को हटाने की क्षमता होती है। राइजोप्स एराइजस नामक कवक में यूरेनियम तथा थोरियम जैसे घातक तत्वों को हटाने की क्षमता होती है। तो ये है। आगे देखते हैं, हम झारखंड के जलवायु के बारे में जानते हैं। वहाँ तक हम जाने जैव विविधता के बारे में जाने क्या होता है जैव विविधता। अब जानते हैं यहाँ के झारखंड के जलवायु के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि झारखंड की जलवायु तथा इसकी भौगोलिक स्थिति झारखंड की जैव विविधता में काफ़ी धनी राज्य बनता है। झारखंड के जंगल में कई तरह के पेड़, औषधीय पौधे, घास, फल फूल इत्यादि मौजूद हैं। यहाँ पर पिठौरिया घाटी, नेतरहाट की पहाड़ी, सरंडा का जंगल, पारसनाथ की पहाड़ी, दलमा की पहाड़ी इत्यादि जैव विविधता में से पूर्ण हैं। तो यहाँ झारखंड की ये सब अलग अलग जैव विविधता से परिपूर्ण है। ठीक है, झारखंड से होकर बहने वाली नदियाँ जैसे कोयल, दामोदर, स्वर्णरेखा क्षेत्र के जंगल जैव विविधता से धनी हैं, लेकिन बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण जैव विविधता धारण का प्रमुख कारण है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए जीवनाशक, औद्योगिक रसायन तथा अपशिष्ट आदि मुख्य रूप से उत्तरदायी है। विदेशी मूल के पौधे के उगाने से देशी प्रजाति विस्थापित एवं विलुप्त हो रही हैं। अंधाधुंध शिकार के कारण जानवरों की बहुत सारी प्रजाति विलुप्त के कगार पर पहुंच गई है। विकास कार्य तथा कृषि के विस्तार के कारण जंगल को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया है, जिसके कारण वन्य जीव में जैव विविधता क्षरण हुआ है। जैव विविधता के संरक्षण का आशय जैविक संसाधन के प्रबंधन से है, जिससे उनके विस्तृत इस्तेमाल के साथ साथ गुणवत्ता भी बने रहे। पर्यावरण संबंधित नीति और कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अधिकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार को है। इस विभाग का मुख्य कार्य क्षेत्र राज्य के प्राकृतिक संसाधन, जिसमें वन और वन्यजीव, जैव विविधता इत्यादि का संरक्षण करना
तथा वन्य जीव संवर्धन के साथ साथ प्रदूषण रोकना है। वन्य पर्यावरण का सबसे अभिन्न हिस्सा है। झारखंड में वन्य की अधिकता है। राज्य के पर्यावरण को स्वच्छ बनाने हेतु व्यापक पैमाने पर वन रोपण अभियान चलाया जा रहा है। 2014 से 15 5,45,000 वृक्ष लगाए गए हैं। झारखंड में जैसे राज्य के पर्यावरण को सर्वाधिक हानि वनों के कटाई से हुई है। वनों की कटाई के क्रम में अनेक दुर्लभ प्रजाति वृक्ष लुप्त होते हैं, जिससे बचाने के लिए सरकार अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे अफ्रीकी मूल का कारालुप्त कल्पतरू वृक्ष जो चिकित्सा महत्व का वृक्ष है। भारत में इसकी संख्या मात्र 9 है, जिसे 4 रांची में है। अति शुष्क वातावरण के इस वृक्ष के जल भंडारण की अत्यधिक क्षमता होती है तथा इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार के विलुप्तप्राय प्रजाति के पौधे में से एक माखन कटोरी और शिवलिंगम फूल की प्रजाति है, जिससे संरक्षण करने के कार्य किया जा रहा है। शिवलिंगम फूल काफ़ी आकर्षक होता है। लाल और सफ़ेद रंग के ये फूल मनमोहक खुशबू बिखेरते हैं। यह हिमाचल प्रदेश की तराई क्षेत्र में पाया जाता है। इसके फूल के आसपास काफ़ी दूर तक का क्षेत्र सुगंधित हो जाता है। देवघर में रूट कांवरिया पथ में इसे लगाया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के रुद्राक्ष, हाथी कुंभ, सोलार छाल, मेघ के पेड़ पर रिसर्च किया जा रहा है। मेघ का पेड़ काफ़ी संख्या में पाया जाता था, लेकिन इसकी संख्या घटती जा रही है। इसके छाल का उपयोग अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। रुद्राक्ष जो मूल रूप से हिमालय की तराई में पाया जाता है, इस पर भी रिसर्च कर बीज तैयार किया जा रहा है। सखुआ का पेड़ जो झारखंड का प्रमुख वृक्ष है, इससे पेड़ के आसपास पौधे को प्राकृतिक रूप से जैव विविधता के सहयोग मिलता है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर है। एशिया के सबसे घने जंगल सारांडा में काफ़ी संख्या में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? तो ये सब। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन तस्करी के कारण इसकी संख्या में काफ़ी कमी आई है। पहले जंगल के बीच गिरने से या पेड़ का शाखा से ही यह तैयार हो जाता था, लेकिन पर्यावरणीय प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसे नहीं हो पा रहा है। अतः अब वनारोपण द्वारा इसे लगाया जा रहा है। देवघर और रांची प्रयोगात्मक रूप से 10 हेक्टेयर में इसे लगाया गया है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बंजर भूमि पर वृक्षारोपण पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए व्यावसायिक इस्तेमाल के पौधे लगाए जा रहे हैं। शीतल का उत्पादन इसी योजना के तहत किया जा रहा है। शीतल का उपयोग रस्सी बनाने से होता है, जो काफ़ी मजबूत होती है। इसके लिए वन विकास निगम द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसमें बंजर भूमि पर शीतल की खेती की जाएगी, जिसका लाभ भूमि मालिक को दिया जाएगा। लातेहार में वन विभाग का अनुसंधान केंद्र इस पर शोध कार्य कर रहा है। राज्य में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां खेती नहीं होती है, भूमि बंजर है, वर्षा की मात्रा कम है। वैसे क्षेत्र में इसकी खेती हो सकती है, क्योंकि कम बारिश इसके लिए उपयुक्त है। विलुप्त प्राय होने वाले जीव जंतु एवं पक्षियों की अनेक प्रजाति पर्यावरण असंतुलन का कारण बन रही है। इस पक्षी में गिद्ध प्रमुख है। गिद्ध प्राकृतिक रूप से मृत पशुओं को खाकर पर्यावरण को शुद्ध रखती है, इसलिए इसे प्राकृतिक सफाई कर्मी के रूप में जाना जाता है। गिद्ध की 9 प्रजाति पाई जाती हैं, जिसमें IUCN के सूची के अनुसार 3 प्रजाति
3 प्रजाति सफाई कर्मी के रूप में जाना जाता है। गिद्ध की 9 प्रजाति पाई जाती है, जिसमें IUCN अच्छा ये हो गया है, पाई जाती है, जिसमें 3 प्रजाति विलुप्त के कगार पर है। झारखंड में गिद्धों की 3 प्रजातियां जिप्स बेग्लोसिस, जिप्स इंडिकास और एवं अजबिसन गिद्ध पाई जाती है। इसमें 2 प्रजातियां जिप्सम बेलिसिस तथा जिप्सम इंडिकास सिर्फ हजारीबाग में बचे हैं और दोनों ही विलुप्त के कगार पर हैं। इन गिद्धों को अधिकतर घोंसला यूक्टफ्लिस, शीशम, सेमल, इमली और पीपल के पेड़ पर पाए जाते हैं। 2013 में इनकी जनसंख्या 250 से 300 के बीच होने के अनुमान है और तथा 17 बच्चे देखे गए हैं। 1980 के दशक में इनकी संख्या हजारों में थी। पिछले 28 साल में इनकी संख्या में 97% की कमी आई है। इनकी विलुप्ति का मुख्य कारण क्लोफेनिक दर्द निवारक दवा है। इसका प्रयोग पशु इलाज में बड़े पैमाने पर होते हैं। इसका इलाज के बाद क्लोफेनिक जानवर के शरीर में बचा रह जाता है। इसकी डाइक्लोफेनिक युक्त मृत पशुओं के भक्षण से गिद्ध के गुर्दे एवं यकृत खराब हो जाते हैं, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। न्यू हाइमेट फाउंडेशन हजारीबाग के द्वारा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजरे के सहयोग से 2008 एवं 2012 में डाइक्लोफेनिक सर्वे कराया गया। इस सर्वे के आधार पर स्पष्ट हुआ कि झारखंड में अभी भी डाइक्लोफेनिक दवा का उपयोग हो रहा है। इसके विलुप्ति का एक और कारण अंधाधुंध पेड़ों की कटाई है, जिससे इनकी प्राकृतिक आवास ऊंचे पेड़ नष्ट हो रहे हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में गिद्ध संरक्षण प्राप्त है। इस एक्ट के अनुसार किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाना कानूनी जुर्म है। ऐसे करने पर कम से कम 3 से 7 साल की सज़ा या 25,000 रुपये जुर्माना दोनों हो सकता है। पशुओं में डाइक्लोफेनेक दवा का इस्तेमाल भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। गिद्ध पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वन एवं इसके आसपास रहने वाले लोग को वृक्षारोपण से जोड़ने के लिए वन पट्टा का नियम सरल बनाया जा रहा है। वन विभाग में वन पट्टा प्राप्त करने वालों का नाम रजिस्टर 2 में दर्ज करने का आदेश दिया है। इसमें पट्टा पाने वाले पूरी वर्णी दर्ज रहेगा। ऐसे भूमि का दाखिला खारिज नहीं होगा, क्योंकि वन भूमि का लगान तय करने का अधिकार सरकार के पास है। जंगल के विस्तार एवं वृक्षारोपण को अत्यधिक पारदर्शी बनाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को इलाके में भ्रमण कर रिपोर्ट देने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। इस काम के लिए अधिकारियों को विभाग की ओर से मोबाइल प्लांटेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम PMIS और नर्सरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स NMSI एप्लीकेशन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके जरिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नर्सरी में उगाए जाने वाले पौधे और प्रतिदिन निकाले जाने वाले पौधों को फोटो भेजना होगा। वन विभाग के अधिकारी चेक डैम निर्माण, तालाब, जंगल, पानी और पथ मरम्मत की अद्यतन जानकारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं। इस तकनीकी के जरिए काम में पारदर्शिता आएगी। राज्य में वन
आच्छादित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में 2015 में मुख्यमंत्री वन जन योजना की शुरुआत की गई है। यह निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन का एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ काष्ठ प्रजाति के 445 पौधा तथा फलदार प्रजाति के 160 पौधों का रोपण किया जा सकेगा। मेड़ पर काष्ठ प्रजाति के 145 पौधे लगाने पर इसे 1 एकड़ के समतुल्य माना जाएगा। इस योजना के तहत एक लाभुक के लिए वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा 1 एकड़ एवं अधिकतम 50 एकड़ होगी। प्रोत्साहन स्वरूप वृक्षारोपण एवं उनके रख रखाव हुए व्यय के 50% अंश प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी। झारखंड राज्य की सिंचाई परियोजना के पर्यावरण पहलू पर भी सरकार द्वारा विशेष बल दिया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में राज्य की बृहद सिंचाई परियोजना स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना में स्वर्ण रेखा नदी की सिंचाई संवर्धन पर बल दिया गया है। इसी उद्देश्य से स्वर्ण रेखा नदी को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य प्रवाहमान होने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। पर्यटन के दौरान मानवीय क्रियाकलाप के कारण पर्यावरण पतन की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके समाधान के लिए साधारण में प्रकृति के प्रति लगाव उत्पन्न करने, विशेषकर उन्हें वन्य प्राणियों एवं संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए संरक्षित क्षेत्र तथा इसके बाहर उपयुक्त वन क्षेत्र में पर्यावरणीय फ्रेंडली एवं टिकाऊ सतत तरीके से इको टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा झारखंड इको टूरिज्म नीति अधिसूचित की गई है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों को विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। पहला है फॉसिल पार्क साहेबगंज, पारसनाथ गिरिडीह और कन्हैरी हिल हजारीबाग, त्रिकुट सरोवर देवघर में ये सब किया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और भी है तिलैया डैम कोडरमा में भी, पलामू व्याघ्र परियोजना लातेहार और नेतरहाट जो लातेहार में है, दलमा गज अभ्यारण्य जमशेदपुर में ये स्टार्ट किया गया है। आगे है इको टूरिज्म, तो इसको देखते हैं। इको टूरिज्म के अंतर्गत मूलभूत संरचनाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी व्यवस्था, पर्यटक के ठहरने हेतु आवासीय सुविधा एवं मनोरंजन हेतु साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसे ही इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु वन पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। क्षमता वर्धन के लिए स्थानीय गांवों में इको टूरिज्म विषय पर प्रशिक्षण देकर नेचर गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जल स्रोत को प्राकृतिक स्वरूप में बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार ने 2006 में मनरेगा योजना के तहत 2016 में मनरेगा के तहत डोभा निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है। पूरे राज्य में 6 लाख डोभा का निर्माण करना, जिसमें 30% डोभा निर्माण का कार्य जून 2016 तक किया जा चुका है। डोभा निर्माण का मुख्य उद्देश्य है सूखे की समस्याओं से निपटना। डोभा वर्षा जल संचयन इकाई का आकार कृषक भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार होगा। किसान के खेत का आवश्यकता अनुसार यह आकार 20x20x10 तथा 30x30x10 हो सकता है। 2016-17 के बजट में डोभा निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित था। दो हजार पंद्रह में
2015 में प्रारंभ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60.40 है। इस योजना के लिए 2015-16 में 2019-20 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत झारखंड में सिंचाई व्यवस्था के सुदृढ़ करने के लिए जल छाजन का कार्य किया जा रहा है। राज्य की उबड़-खाबड़ स्थाकृति के कारण वर्षा जल का 70% प्रवाहित हो जाता है। मात्र 12.1% भूमि सिंचित है, अतः 88% भूमि पर वर्षा जल का संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए जल छाजन विधि ने रिंग्ड टू वैली अप्रोच के माध्यम से जल एवं भूमि संरक्षण आवश्यक है। अभी तक 24 जिलों के 117 क्लस्टर के अनुसार के कुल 927 माइक्रो वाटर शेड एवं 6.20 लाख हेक्टेयर भूमि पर जल छाजन का कार्य किया जा रहा है। देश में झारखंड पहला राज्य है जहां जल छाजन पर डिप्लोमा इन वाटर शेड मैनेजमेंट पाठ्यक्रम झारखंड राज्य जल छाजन मिशन के सहयोग से इग्नू द्वारा संचालित किया जा रहा है। समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम IWMP 5 वर्षों के कार्यक्रम है। नवंबर 2016 ईस्वी तक इस योजना के अंतर्गत कुल 5,744 वर्षा जल छाजन योजना प्रारंभ किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 86.4719 लाख रुपए का व्यय प्रस्तावित था। विश्व बैंक एवं राज्य सरकार के 60-40 के अनुपात में निरांचल राष्ट्रीय जल छाजन योजना द्वारा राज्य में चल रहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को तकनीकी दृष्टिकोण से मजबूत बनाता है। दो जिलों रांची एवं धनबाद में शहरी जल छाजन कार्य के लिए प्लॉट परियोजना चलाई जा रही है। जापान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा बागवानी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माइक्रोडिप टपक सिंचाई नामक योजना 30 प्रखंड में प्रारंभ किया जा रहा है। इस योजना के कुल लागत 282.20 करोड़ रुपए की स्वीकृति जापान सरकार से मिल चुकी है। मनरेगा के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक पंचायत में योजना बनाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जल संचयन के लिए तालाब, चेक डैम आदि के निर्माण पर बल दिया जा रहा है। संचित जल का उपयोग वह सिंचाई योजना के रूप में किया जाएगा। इसके लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रकलित की गई है। 2017-18 में इस प्रकार की 200 परियोजनाएं कार्यान्वित करने का लक्ष्य है। आगे देखते हैं। झारखंड में वन सेवा सुदृढ़ीकरण के लिए 33 करोड़ रुपए स्वीकृति किए गए हैं। वन विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड से 17.87 करोड़ ऋण लेने की स्वीकृति प्रदान की गई है। झारखंड राज्य के शहरी क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण तथा पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के प्रति नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से छोटे मनोरंजन उद्यान आदि का निर्माण वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण को लाह की खेती के स्वरोजगार एवं अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परंपरागत लाह उत्पादन क्षेत्र चिन्हित जिलों रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, सिमडेगा, गुमला, पलामू, सरायकेला, गढ़वा, गिरिडीह, दुमका आदि में 1750 संयुक्त वन प्रबंधन समिति स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1,75,000 लाख पोषक वृक्ष पर
लाह की खेती वर्ष 2014 से 15 में की गई, जिसमें 17,500 परिवारों को लाह की खेती से जोड़ा गया। कैंप के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि से वित्तीय वर्ष 2014-15 में वन भूमि 8867.38 हेक्टेयर में कुल 35-80 पौधे रोपित किए गए हैं तथा 36,000 गैबियन में वृक्षारोपण किया गया। कैंपा प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण का गठन 2002 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया गया है। 2009 में राज्य कैंपा का गठन किया गया है। कैंपा कोष के संबंधित कैंपा कानून 2016 में संसद द्वारा पारित किया गया है। वन बंधु परियोजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय वन बंधु योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार से वर्ष 2015-16 में 2 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। पाकुड़ जिले के लीटापड़ा प्रखंड को पायलट प्रखंड के रूप में चयन किया गया है, जिसमें आवश्यकता मानव संपदा एवं कार्यालय संरचना जल संचयन संरचना के अंतर्गत नया तालाब एवं चेक डैम तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में आजीविका संवर्धन, स्वास्थ्य केंद्र एवं एम्बुलेंस क्रय की योजना शामिल की गई है, जिससे अगले 6 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी जो वर्ष 2006 से पूर्व से वन में निवास कर रहे हैं एवं वन जीवन यापन हेतु वन उत्पाद पर निर्भर हैं को वन भूमि का पट्टा वितरण किया जाता है। पर्यावरण को हानि पहुंचाने के कारणों से एक प्रमुख कारण महानगरों एवं नगरों के निकालने वाली कचरा सॉलिड वेस्ट है। अंततः कचरा प्रबंधन पर्यावरण संतुलन के लिए पर्यावरण आवश्यक है। झारखंड में रांची, धनबाद, चकुलिया और पाकुड़ में पीपीपी मोड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना की मंजूरी सरकार द्वारा की गई है। रांची नगर निगम क्षेत्र सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर 2016-17 में 269.67 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार में भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमुख घटक माना गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2015 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। उसके तहत शहरी क्षेत्र में कचरे का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थापन करते हुए 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छता का लक्ष्य हासिल करना है। इसी उद्देश्य से रांची नगर निगम की सफाई व्यवस्था का काम अगले 25 साल तक के लिए निजी कंपनी सेल्स इंफ्रा सौंपा गया है। रांची शहर में एक दिन में औसत 500 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न होता है, जिससे 11 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है। एक्सेल इंफ्रा की ज्वाइंट वेंचर जापानी कंपनी हिताची रांची से निकलने वाले कचरे का अधिकार बिजली उत्पन्न प्लांट लगाएगी। जलवायु परिवर्तन, ठीक है। पर्यावरणीय समस्याओं में प्रदूषण के साथ साथ जलवायु परिवर्तन भी एक गंभीर समस्या है। जलवायु परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। पृथ्वी के प्रादुर्भाव से लेकर अब तक अनेक बार जलवायु परिवर्तन हो चुका है। आधुनिक समय में जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य 1980 ईस्वी के बाद से स्पष्ट रूप से
दिखाई देने लगा है। जलवायु परिवर्तन के अनेक कारण हैं। देखिए, पहला कारण ये है कि जलवायु, अब देखिए अब टॉपिक तो हम लोग का चेंज हो गया है, तो अब चलिए दूसरा टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं और इसमें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब खगोलीय कारण इसका जानते हैं। जो खगोलीय, देखिए जलवायु परिवर्तन का कारण हम लोग जान रहे हैं, तो अनेक कारण है, तो उसमें हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला खगोलीय कारण। खगोलीय कारण में क्या होता है, सौर कलंकों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। जब उसकी संख्या बढ़ने लगती है तब पृथ्वी पर मौसम ठंडा होने लगता है, साथ ही आर्द्रता बढ़ने लगती है, जिससे वर्षा तूफान की मात्रा बढ़ती है। लेकिन जब सूर्य कलंकों की संख्या घटने लगती है तब पृथ्वी पर तापमान बढ़ने लगता है और शुष्कता में वृद्धि होती है। मिलकोविच दोलन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तन आने से जलवायु में परिवर्तन आता है। पार्थिव कारण, और देखिए पार्थिव कारण है, ज्वालामुखी विस्फोट होने से बड़ी मात्रा में एरोसोल वायुमंडल में छा जाता है और पृथ्वी पर पहुंचने वाला सौर विकिरण को रोक देता है, जिससे पृथ्वी पर तापमान में गिरावट आती है। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस जिसकी मात्रा वायुमंडलीय में निरंतर बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारक है। अगला है वैसी गैस है जो तापमान को अवशोषित कर वायुमंडलीय ताप को बढ़ाती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि की इनकी मात्रा में वृद्धि होने से ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान में वृद्धि की गई। इस समस्या से उत्पन्न हो रही पिछले 300 साल में वैश्विक तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्रांति के बाद में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रमुख समस्या निम्नलिखित हैं। पहला है वैश्विक तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग की, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव, ये सब देखा गया है। अगला है कि ओजोन परत में क्षय भी देखा गया है, ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण है। समुद्र के सतह में वृद्धि देखा गया है। बाढ़ और सूखे की समस्या देखी गई है। वर्षा की मात्रा में बराबरता में परिवर्तन देखा गया है। ये सब है। जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए गंभीर समस्या है, अतः इसके समाधान हेतु वैश्विक स्तर पर अनेक प्रयास किए गए हैं। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया, जिसमें UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन किया गया। ठीक है। दूसरा का ये है कि 1997 में टोक्यो प्रोटोकॉल धनी देश के लिए 1990 के स्तर से कार्बन उत्सर्जन कटौती का निर्धारण किया गया है। 2010 में कानकुन में जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौता किया गया है। आगे है वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। झारखंड के वन एवं पर्यावरण, जैव विविधता, कृषि उत्पादन एवं उनके स्वरूप, औद्योगिक उत्पादन, वन्य जीव तथा मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। वर्षा की मात्रा में अंतर, भूमिगत जल के लगातार गिरावट जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। तो दिन प्रतिदिन आप देख रहे होंगे कि वर्षा का जो जल स्तर है धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है। सब क्या है, तो जलवायु परिवर्तन के ही कारण है। आगे देखते हैं पर्यावरण संरक्षण। हम उसका संरक्षण कैसे करते हैं उसको, और उसके लिए क्या क्या मिशन है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो चलिए, पहला है पर्यावरण संरक्षण के बारे में, तो इसके बारे में जानेंगे। झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई झारखंड के साथ साथ संपूर्ण विश्व के लिए जलवायु परिवर्तन
मानव जाति के लिए सबसे बड़ी समस्या है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया है। भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को नियंत्रण हेतु 8 मिशन घोषित किया है। तो जलवायु परिवर्तन को जो कार्यान्वयन इकाई है उसको ठीक करने के लिए 8 गो मिशन घोषणा किया है। वह मिशन कौन कौन से उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला है देखिए यहाँ पे नेशनल सोलर मिशन, ठीक है, NSM। ठीक है, दूसरा का है नेशनल मिशन फॉर इनहैंस एनर्जी एफिशिएंसी, तो इसको शॉर्ट में निमी कहेंगे। ठीक है, नमी। नेशनल मिशन ऑन स्टेबल हैवी, तो ये भी है, तो ये हो गया। अब देखिए अगला देखते हैं, ये 8 गो कौन कौन से मिशन है सबको हम लोग देख लेते हैं। आगे है नेशनल, ये तो हो गया। चौथा है नेशनल वाटर मिशन, ठीक। पांचवा है नेशनल मिशन फॉर स्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रिक्ट नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये सब है। नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत 4 राज्यों में वन घनत्व के सुधार के लिए 5 से 10 वर्षों के लिए 90,202.6 लाख रुपए की योजना तैयार की गई है। ये 4 राज्यों में मिजोरम, मणिपुर, झारखंड, केरल है इसमें। तो इसके लिए किसके लिए, तो नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, मतलब राष्ट्रीय हरित मिशन के लिए 4 गो राज्य के लिए कितना रुपया, तो 90,202.68 लाख रुपए की योजना बनाई गई है। अब आगे देखते हैं, भिन्न भिन्न विभाग में समन्वय समिति के लिए झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन यूनिट की स्थापना की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2016-17 इस योजना के लिए 300 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। पर्यावरण एवं मानव को जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रभावों से बचाने के लिए राज्य में जलवायु परिवर्तन पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार की गई है। इसमें कृषि, वानिकी, स्वास्थ्य, जल, ऊर्जा, खनन, उद्योग, शहरी विकास एवं पर्यावरण को सम्मिलित किया गया है। इस बहु विभागीय योजना के समन्वित कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा कार्य इकाई का गठन किया गया है। यह भिन्न भिन्न विभागों द्वारा संबंधित सेक्टर में राज्य जलवायु परिवर्तन कार्योजन के कार्यान्वयन में समन्वय स्थापित करने के साथ साथ राज्य में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर कार्रवाई करेगी। झारखंड जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान के दृष्टि में इस बात पर बल दिया गया है कि पर्यावरणीय संतुलन, पर्यावरणीय धारणीयता को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास करना, गरीबी दूर करना तथा जीविका को साधनों को उपलब्ध कराना है। वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए 15 वर्ष की दीर्घकालीन विजन दस्तावेज, 7 वर्षों की विकास रणनीति स्ट्रेटेजी एवं 3 वर्षों की कार्य योजना तैयार की जाएगी। वर्ल्ड क्लाइमेट डेटा के अनुसार 2020 से 2050 के बीच गर्मी के तापमान का अधिकतम 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तथा जाड़े के दिन में 4.78 डिग्री से 5.2 सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो सकती है। 2008 से 2012 के बीच में जलवायु संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं नीचे तालिका में दी गई है। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ था, 2010 में लू की 100 घटना मिली थी
और उच्चतम तापमान जो यहाँ पे था 46 डिग्री 2010 मतलब 2010 में 46.5 डिग्री सेल्सियस जून के महीना में था। न्यूनतम तापमान था 3.2 डिग्री, ये 2008 में था। और 2008 में देखिए यहाँ पे अधिकतम जो वर्षा हुआ था यहाँ पे 338.1 mm में हुआ था वर्षा। तो सबसे ये 2008 की घटना है। आगे है झारखंड में वर्षा तापमान में परिवर्तनशीलता का प्रभाव अधिक आर्थिक विकास एवं कृषि पर पड़ रहा है। अगर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा तब चावल के उत्पादन में 0 से लेकर 40% तक का टमाटर के उत्पादन में 40% की गिरावट आएगी। ठीक है, मतलब 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अगर बढ़ता है, ठीक है, 1 से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ता है तो 40% तक टमाटर के उत्पादन में 40% गिरावट आएगी। तो ये मतलब ये किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान, ठीक है, एक्शन प्लान 2014 द्वारा निर्धारित उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की पहचान करना, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्रों की राज्य स्तरीय मानचित्र तैयार करना, ऐसे क्षेत्र की पहचान करना जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं, उन्हें नीतियों एवं योजनाओं को शामिल करना है। कोयला एवं खनन आधारित उद्योग जो राज्य के औद्योगिक विकास का आधार है, उनके द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की मात्रा को नियंत्रित करने के उपाय पर बल देगा। स्पेक 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला सरायकेला खरसावां है। जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव झारखंड के आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। इस समस्याओं का सीधा संबंध जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिकरण और निम्न आधारभूत संरचना से है। झारखंड में कुल कृषि क्षेत्र 12 लाख हेक्टेयर है, जो 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में पड़ता है। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिसमें 3 कृषि जलवायु प्रदेश झारखंड में स्थित है। निम्न के अनुसार झारखंड में स्थित 3 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी पर उप कृषि जलवायु प्रदेश है। पश्चिम पठार उप कृषि जलवायु प्रदेश है। दक्षिण पूर्वी पठार उप कृषि जलवायु प्रदेश। निम्न के अनुसार झारखंड में कृषि जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित जिलों को नीचे तालिका में दर्शाया गया है। तो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए जलवायु में सब जोन में मध्य में उत्तरी पूर्वी पठार हो गया, तीसरी इसमें जो सब जिला आ जाता है, तो इसमें उतना कोई खास नहीं है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा जो क्या है इसके बारे में। झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड जो है नियंत्रण बोर्ड, इसमें राज्य में प्रदूषण नियंत्रण हेतु 2001 में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। संसाधनों की सतत टिकाऊ उपयोग के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड JSPB द्वारा 2012 से 17 के लिए दृष्टि पत्र प्रस्तुत किया गया है। JSPCB का नियामक इकाई है जो उद्योग को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए नए एवं उच्च तकनीकी के लिए प्रेरित करता है। यह बोर्ड संसाधनों को सतत उपयोग पर बल देता है, साथ ही जल के उपयोग को कम करने वर्षा जल, कृषि, लकड़ी एवं कोयला का औद्योगिक क्षेत्र में कम उपयोग करने एवं स्वच्छ ऊर्जा उपयोग पर अधिक बल देता है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए झारखंड ऊर्जा नीति 2012 लागू की गई है। इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकास पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति के तहत 10 वर्षों में कुल ऊर्जा उत्पादन
उत्पादन का 50% गैर परंपरागत स्रोत से उत्पादन करना है। स्वच्छ ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए 2001 ईस्वी में झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी जरडा का गठन किया गया है। जल संसाधन के उचित प्रबंधन के लिए झारखंड राज्य जल नीति 2011 को लागू किया गया है। तो इधर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो यह जो प्रदूषण नीति है उसके बारे में है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम अगला जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप सभी को पसंद आए होंगे, और पसंद आए होंगे तो एक तो लाइक बनता है, आप लाइक कर लें और जो वीडियो को शेयर करने का कोशिश करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।